कंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्या ये टर्म आप लोगों को जानने की जरूरत है? नहीं सर। होता है ना? तो देख, तो अगर आपसे पूछा जाए, घर का ही कुछ सामान एग्जाम्पल में ले लेते, बोल ये जो आप देख रहे हो सीजर, इस सीजर में कौन सा सेक्शन इसका कंडक्टर और कौन सा सेक्शन इंसुलेटर है? बोल तो सामने में मेटल है, ब्लेड और प्लास्टिक वाला शार्पनर में, शार्पनर में शार्पनर में अंदर वाला ब्लेड ब्लेड है ना, ये ब्लेड जो है, कंडक्टर, ये पेपर, ये पेपर कंप्लीट इंसुलेटर है ना। ये देखो पानी का ढक्कन का बॉटल जिसमें बार बार बोलते हैं तुम लोग को डूब के मर जाओ, देखो वो ढक्कन है यहाँ पे, इंसुलेटर। रबर इंसुलेटर, स्केल इंसुलेटर, पेंसिल देख, तो ये मेटल वाला लकड़ी है बेटा वो इंसुलेटर, लेकिन पेंसिल के अंदर ये जो ग्राफाइट, ये तो ग्राफाइट होता है ना पेंसिल का, ये है ना। ना अब आप लोग सुनो, कंडक्टर कितने तरह का बेटा आपके पास? ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। अब हमारे पास कंडक्टर कितने तरह का बेटा? तो दो, एक होगा मेटालिक कंडक्टर और एक होगा बेटा आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कुछ बात बता रहे, ध्यान से फंडामेंटल सुन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, दोनों ही कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, लेकिन मेटेलिक कंडक्टर में कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बेटा? मेटल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के अंदर कौन करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन काम करेगा? आयंस। आयंस। दूसरा ये याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर का पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है बेटा। फर्क ये है कि मेटेलिक कंडक्टर का पढ़ाई डिटेल सब कुछ आप फिजिक्स में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में मेटेलिक कंडक्टर नहीं है। आप मेटेलिक कंडक्टर के मामले में देखना, फिजिक्स में जब जब आप वायर पढ़ते हो तो आप मेटेलिक कंडक्टर पढ़ रहे हो। आप जितना भी लॉ अप्लाई करते हो वायर में, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सारा कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। बट आपके केमिस्ट्री में बेटा आपका सिलेबस मेटेलिक कंडक्टर नहीं है, आपका सिलेबस कौन है बेटा? आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब मेटेलिक कंडक्टर में देखो, यह है आपका मेटल्स, ये वायर्स है, ये मेटल्स है, और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग। अब ये भी देखो आपके पास एक ऐसा है जो नॉन मेटेलिक कंडक्टर है। कौन है बेटा नॉन मेटेलिक कंडक्टर? एक ही तो है हमारे पास, ग्राफाइट। दैट इज ग्राफाइट। ये तो एक्सेप्शनल मैटर है, इसको आपको अलग से याद रखना है। ग्राफाइट जो होता है नॉन मेटेलिक कंडक्टर होता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम कौन करेगा बेटा? आयंस करेगा, ठीक है। चलिए ये देखो, तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जो नहीं करेगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रोलाइट, उसका नाम नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो ज्यादा देखो तो लाइट का ग्लो देखो, यहाँ ग्लो ज्यादा है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ देखो ग्लो कम है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सब इंट्रोडक्शन है, देख लो ये सब पढ़ाया है बेटा। क्लास 11 याद करो, आपको पढ़ाए थे ऑल सॉल्ट, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑल स्ट्रॉन्ग बेस कम्स अंडर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए बेटा, कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर बात करते हैं बेटा, ये एग्जांपल्स देख लो कुछ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, सॉल्ट्स। अच्छा ये कुछ एक्सेप्शन भी याद रखना कि कैडमियम हैलाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, लेड एसीटेट, यही तीन ऐसा सॉल्ट है जो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अदरवाइज इसका भी जरूरत नहीं है इन जनरल। अभी ये सब एक्सेप्शन आपके लिए है भी नहीं, आप जनरली याद रखना ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट होने से आप क्या याद रखोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आ जाओ देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। आपको पहले बता चुके जितना ऑर्गेनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, HCl, these all are weak electrolyte। तो आपको हम बताए थे क्या कि बेटा वीक एसिड एंड वीक बेस, ये सब जो होता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आता है। तो ये सब था बेटा इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट। एक क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, चलिए तो देखिए कोई आंसर देना चाहेगा?
ऑप्शन बी सर, बॉम्बे। बॉम्बे, सी सी। Option C. हाँ हाँ। बेटा ये क्वेश्चन जानते हो, दो चीज को मिक्स किया है ऑर्गेनिक के साथ। हाँ तो अगर पूछ रहा हाईएस्ट कंडक्टिविटी कौन दिखाएगा, तो इसका मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, ये माइनस आई इफेक्ट है बेटा, यहाँ दो Yes. माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर एक माइनस आई इफेक्ट है, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, ये बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, और ये भी बढ़ाएगा। लेकिन ऑप्शन सी में बेटा आपके पास दो माइनस आई इफेक्ट है, इसका मतलब उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। अब आओ बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे। लेकिन बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने से और शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ फंडामेंटल पे बातचीत करेंगे, वो ध्यान दो। पहली बात, याद करो बेटा, आप लोग नर्सरी में हम लोग ऐसा डायग्राम बनाते थे ना, एक बीकर लिए, बीकर में 2 इलेक्ट्रोड डाले, ठीक है। अब जो सवाल पूछेंगे आप मेरे को उसका जवाब देते हुए जाना। ये जो बीकर में हम लिक्विड ले रहे हैं या सॉल्यूशन ले रहे हैं, इस सॉल्यूशन को किस नाम से पुकारोगे? Electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट। ये जो ऊपर में आपके पास जो 2 रॉड है, एक रॉड ये है बेटा और एक रॉड ये है, इन दोनों रॉड को आप किस नाम से पुकारोगे? Electrode. इलेक्ट्रोड, है ना। और ये जो बीकर है, इस बीकर को इलेक्ट्रोलाइटिक बीकर के नाम से पुकारेंगे, हाँ सर। ठीक है। अब सुनो अगला सवाल, बताओ आपके पास जो 2 इलेक्ट्रोड दिख रहा है, पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन एनोड है और कौन कैथोड है? बोलो। लेफ्ट वाला एनोड है, राइट वाला कैथोड। और कोई आंसर? सर এটা তো মানে सर ये बैटरी आप नहीं बोल सकते हो अभी यहाँ देख करके, आप बोलोगे सर जब तक इसमें एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं करेंगे हम लोग कैसे बताएंगे, है ना। अब चलो बताओ, चलो अब बताओ। कैथोड, बात कर राइट है कैथोड, बात करते रहो। पहले सवाल एक सवाल का ये जवाब दो, बोलो। कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव। कैटायंस तो जाता है उधर, नेगेटिव होता है। हाँ नेगेटिव होता है सर, कैटायंस तो जाता है उधर। नेगेटिव कैटायन जाता है नेगेटिव होता है, अनायन जाता है पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? बोलो। नेगेटिव, न्यूट्रल कर दीजिए सर। न्यूट्रल কোনো মানে আছে? सर इतना झमेला हो रहा तो सीधा न्यूट्रल कर दीजिए। और हाँ सुन बेटा, मजेदार। देखो सुनो, बता रहे आज अभी बेटा अगले आधे घंटे का पढ़ाई में देखना आपको एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव सर, তাই না? আমি বলবো একটু? হ্যাঁ স্যার। थैंक यू फॉर गिविंग मी द परमिशन। सुन बेटा लोग, अगले आधे घंटे में आपको हम दिखाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग कितना गलत मिसकंसेप्शन या गलत इंफॉर्मेशन लेकर के बैठे हुए। बेटा सी तो बोले बात करते रहो, रिप्लाई देते रहना। तो सुनो जवाब, अगर आपसे पूछेंगे कैथोड पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आंसर सुन ले सर, बोथ, दोनों है ये। और अभी हम प्रूफ करेंगे बेटा कैथोड पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। और उसी तरीके से अगर आपसे पूछेंगे एनोड क्या होता है, तो एनोड का आंसर भी वही है बेटा, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव दोनों होता है। पर ये कैसे और कब होता है उसका कंडीशन है वो सुनो। फिलहाल अभी जो पढ़ाई हम लोग पढ़ रहे बेटा, इस वक्त जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि कटायन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और अनायन जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब कैथोड जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए और एनोड जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आयंस। दैट मींस हमारा जो लेफ्ट वाला है वो क्या है? वो एनोड है, एनोड है। एनोड। और ये वाला कैथोड। और अगर बैटरी को घुमा दे, रिवर्स कर दे तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। यस सर। बात करते रहना बेटा, रिप्लाई देते रहना। अगला सवाल 6-9 है यार सर। हाँ पूरा उल्टा है यार सर।
हाँ, तब फिर ये एनोड बन जाएगा, वो कैथोड बन जाएगा अगर बैटरी को रिवर्स कर दो। अब सुनो मेरे अगला क्वेश्चन सुनो बेटा, अगर आपसे एक सवाल पूछे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ध्यान से सुनना, कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक जो देख रहे बेटा इसका नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, हु इज गोइंग टू डिसाइड? आंसर बता। बैटरी इलेक्ट्रॉन सर। इलेक्ट्रॉन बैटरी। इसके साथ कनेक्ट करोगे ना, हाँ एक्सटर्नल बैटरी एक्सटर्नल सेल, ठीक है, समझ रहा बात? यस सर। हाँ सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन डिसाइड करेगा? एक्सटर्नल सेल। लेकिन एक्सटर्नल सेल भी तो एक सेल है। यस सर। हाँ इस सेल के अंदर कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन। तब इसका आंसर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ ये दो जवाब याद रखना बेटा। यानी एक्चुअली जानते क्या बेटा, आपके पास दो तरह का सेल होता है, पहले अब ये समझो। आपको सेल जो हो गया दो हो गया, इसीलिए बेटा आंसर दो हो जाएगा यहाँ। आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और एक गैल्वेनिक सेल होता है बेटा। नॉट गैल्वेनिक सेल तो उसका एग्जाम्पल में आ जाएगा, अगर उसका बेटर नाम दे तो उसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल। एक होता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों का पहले डिफरेंस सुनो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जहां पर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो और इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आप देते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आपको मिलता है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलाइसिस में। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप देते हो केमिकल एनर्जी और आपको मिलेगा क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले दोनों का डिफरेंस समझ ले। समझ रहा डिफरेंस हम क्या बोलना चाह रहे बेटा? यस हाँ सर। सर यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो है जिसको हम लोग बैटरी के तौर पर यूज करते हैं, क्योंकि उसी में तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है ना। हाँ सर ठीक है, ये याद रखना है। अब होता क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसके अंदर का जो कैथोड होता है वो क्या होगा बोल? नेगेटिव। नेगेटिव। और एनोड जो होता है वो बेटा पॉजिटिव होता है। विथ रिस्पेक्ट टू आयन, कि कटायन पॉजिटिव होता है तो कैथोड नेगेटिव होगा और अनायन नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो सेल होता है बेटा, ये सेल, दिस सेल, इस सेल के अंदर याद रखना कैथोड जो है बेटा यहाँ पॉजिटिव होता है और एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो दोनों ठीक उल्टा होता है। जब आगे चल के बेटा, आपको पहले बताया इस चैप्टर को हम लोग 3 हिस्से में बांट दे रहे थे, तब आगे चल के सेल पढ़ने बैठेंगे तब आपको हम दिखाएंगे कि वहां पे कैथोड कैसे पॉजिटिव बन जाता है और एनोड। तो फिर से सवाल पूछते, बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन पॉजिटिव बनेगा कौन नेगेटिव बनेगा, हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड? by the ion, charge on ion. अबे गजड़ी, by the external battery। एक्सटर्नल बैटरी बोले। External battery. समझा? और बैटरी के अंदर कौन इलेक्ट्रोड बनेगा कौन कैथोड कौन एनोड कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव बनेगा, हु इज गोइंग टू डिसाइड? तो आंसर याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये याद रखना। आगे चल के अभी ये पूरा सीरीज आपको याद करना है, आगे क्या अभी थोड़ी देर बाद ही आपको जरूरत पड़ने वाला है सीरीज का। फिलहाल यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा? इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब आपके सामने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन कैथोड तो क्या जवाब दोगे? अब तो आपके पास दो आंसर हो गया, हाँ सर। है ना? हाँ सर। अच्छा चलो तुम लोग को थोड़ा सा बायोलॉजी में ले चलते हैं। बायोलॉजी में आप लोग ये पढ़े होंगे बेटा 9-10 के इसमें, आर्टरी और वेन पढ़े ना बेटा? हाँ यस सर। आर्टरी का डेफिनेशन क्या पढ़े? कि वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड कैरी करता है फ्रॉम heart to body, other body हार्ट part. टू अदर पार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट सर, अवे फ्रॉम हार्ट। अवे फ्रॉम हार्ट, है ना? यस वेन जो होता है वो टुवर्ड्स हार्ट, towards heart towards यही पढ़े ना? विद एन हाँ, एक्सेप्शन, Exception है pulmonary vein और पल्मोनरी वेन और आर्टरी सर। ये एक्सेप्शन हाँ सर Yes sir. ना अगर सुनो अगर आप आर्टरी का डेफिनेशन देते हो कि आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तब आपका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। अगर आप वेन का ये डेफिनेशन देते हो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तब आपका एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। लेकिन अगर आप डेफिनेशन देते हो कि अवे फ्रॉम द हार्ट या टुवर्ड्स द हार्ट, तो पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन में नहीं आता, ये डेफिनेशन में मैच करता है।
क्या ये बायोलॉजी टीचर से पढ़ के दिखिएगा बेटा आपको। ठीक उसी तरीके से बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कैथोड सुन ले। अगर आपसे कैथोड का डेफिनेशन पूछा जाए तो ये मत बताओ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपका फंडामेंटल डेफिनेशन दे रहे, सुन ले बेटा, वो इलेक्ट्रोड जिस पे रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, दैट्स ऑल। इतनी डेफिनेशन है कैथोड का। तुम उसको कोई भी चार्ज दे दो बेटा, पॉजिटिव बनाओ या नेगेटिव बनाओ, दोनों ही मामले में आपको हम दिखाएंगे वहां रिडक्शन होने वाला है। उसी तरीके से अगर एनोड का डेफिनेशन पूछा जाए तो आपका क्या जवाब होगा, एनोड इज इलेक्ट्रोड एंड दैट इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर क्या होने वाला है बेटा, ऑक्सीडेशन। सिंपल। तो आज के बाद से कैथोड एनोड का डेफिनेशन सुन लो। जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उसका नाम कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उसका नाम एनोड। एनोड। अब चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, तो वो आपको बता दिए कि कैथोड अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो कैथोड नेगेटिव होगा, और अगर गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो कैथोड पॉजिटिव होगा, और एनोड के मामले में उसका उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा लोग? यस सर। पढ़ लो ये सब इंग्लिश में, घर और जल्दी जल्दी पढ़, सब बता दिए, पढ़ जल्दी जल्दी। हो गया सर। हो गया। तो पढ़ो तो क्या हो रहा है इस केस में, इलेक्ट्रोलाइसिस में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी। ठीक है ना? यही सब है, देख लो सब ओके है लिखा हुआ यहाँ पर, देख लो एनोड पे क्या हो रहा है, यस सर। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन। चाहो तो आपको हम दिखा भी सकते, चलो अब इसको एक एग्जांपल से समझते दोबारा। मान लो एक क्वेश्चन सुनेगा, अगर आपको बोला गया कि प्योर सॉलिड NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने बैठते हैं, तो बोल ये टूट के हम लोग को क्या देगा, और कैथोड पे क्या मिलेगा। एक कैथोड का चार्ज हमारा क्या बेटा, नेगेटिव, और एनोड का चार्ज क्या बेटा हमारा, पॉजिटिव। तो बोल कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा। कैथोड पे Na+ मिलेगा। হবে না স্যার। স্যার হবে না পিওর সলিড। ইলেকট্রোলাইসিস হবে না। হ্যাঁ হবেই না, না না স্যার পিওর সলিড হয় না। পিওর সলিড হবে কি করে? আয়ন मोल्टेन কোথায়? स्टेटमेंट। চলো কন্ডিশন বদল দিয়া, পিওর মল্টেন NaCl এবার হবে, বলো বাত করো, এবার হবে, হ্যাঁ স্যার মোল্টেন NaCl হবে। হবে মল্টেন হলে হবে, यस হবে। सॉलिड में नहीं होगा, याद रखना। कोई भी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है जब तक कि आप उसको मॉल्टेन या सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं लेकर के आओगे। ठीक है, यस सर। अब जवाब दो, अब जवाब दो, कैथोड पे कौन आएगा, Na+। Na+ आएगा सर। और एनोड पे Cl माइनस। Cl- रिएक्शन क्या होगा, यही होगा, देख तो हाँ सर। होगा ये रिएक्शन। यस सर। देख करके बताओ कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या गेन, तो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। गेन हुआ सर। और गेन रिडक्शन। वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ हुआ कैथोड पे, कैथोड। हाँ यस सर। हाँ समझ में आ रहा है ना। और ये पार्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लॉस हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और कहाँ हुआ ये, एनोड पे। एनोड में। याद रखना बेटा, कैथोड वो होगा जिस पे रिडक्शन होगा, और एनोड वो होगा जिस पे ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ तक ओके है बेटा। हाँ सर। ओके। अब देखो मजेदार चीज क्या आने वाला वो सुनो। आपके एग्जाम में सवाल ऐसा पूछेगा, देखो आपसे पूछेगा कि मॉल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर, ध्यान से सुना, कितना कुछ पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है मॉल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, एनोड का रिएक्शन क्या होगा, कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा, एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा, और आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, मतलब एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, कितना कुछ क्वेश्चन बन सकता है। और यही चीज सिखाने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, तो अब हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शंस को कैसे लिखना है, वहां से प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है, और
एट द एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो एक एक करके बात करते हैं, चलो शुरू करते हैं। मोल्टेन NaCl का तो देखे ना अभी हम लोग, फिर से एक बार देख लो दोबारा मोल्टेन NaCl का। अगर मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस आप करने बैठोगे तो सबसे पहले क्या होगा, NaCl जो होगा वो टूट कर आपको Na+ देगा और Cl- देगा। अब आप कैथोड पे चले जाओ, कैथोड का चार्ज क्या होता है भाई, कैथोड का चार्ज नेगेटिव होता है, तो वहां पर कटायन जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम मेटल बनेगा, और अगर मेटल होगा तो सिंबल ये दिखाएंगे, मतलब डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर एनोड पे जाएंगे तो एनोड का रिएक्शन क्या दिखाएंगे बेटा, एनोड का मतलब तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आयन आएगा, क्लोरीन आएगा, क्लोरीन बैलेंस करेगा, और ये गैस है तो इसको ऐसे दिखाएगा। जो सॉलिड है मेटल उसको नीचे दिखा देगा कि सेटल कर गया, और गैस होगा तो लिबरेट होगा। तरीका समझ में आया बेटा लिखने का? हाँ सर। अब गड़बड़ क्या होगा मालूम है, देखो क्वेश्चन खेला यहाँ से पलटेगा। जैसी मोल्टेन NaCl की जगह अगर आपको बोल दिया गया एक्वस NaCl, इसका मतलब यहाँ पानी भी मौजूद होगा। अब पानी मौजूद होगा तो पानी भी टूटेगा बेटा, पानी टूटेगा H+ में और OH- में। और यहाँ जो गड़बड़ होगा वो ये होगा, यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगा। अब आपके पास 2 कटायन है, कौन जाएगा कैथोड पे, आपके पास 2 अनायन है, कौन जाएगा एनोड पे। ये लड़ाई का आंसर ढूंढना है आपको, और इसका जवाब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे होगा उसको चांस मिलेगा। क्या बोले बेटा आपको हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे रहेगा उसको चांस नीचे मिलेगा। होगा वो वाला पूरा सीरीज याद करना। अब ये सीरीज आपको याद करना है। और क्या याद करना है बेटा, ये सब छोड़ दो, ये सब आपको बता दिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो ठीक है ये, हाँ सर। ठीक है। कौन सा NaCl है बेटा, फ्यूज्ड NaCl, ठीक है। हाँ। अब देखो तो, अच्छा ये अभी छोड़ो, ये एक एक पार्ट का डिटेल जो है इतना नहीं करके, ये आ गया पूरा खेल यहाँ बेटा। ये पूरा का पूरा सिस्टम अभी आप लोग तैयार करोगे बैठ करके। देखो पहले सिस्टम है क्या समझो, जो क्वेश्चन है बेटा इसी से मिलेगा आपको, समझो यहाँ पर। देखो अभी हम लोग क्या बात की, सॉलिड NaCl का बात की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा कि रिएक्शन क्या होगा, और आपको जो नोट्स भेजा गया देखना बेटा, वहां पे भी हम वैकेंट छोड़ दिए, बैठ के फिलअप करना। और रिएक्शन के बाद एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ होगा रिएक्शन एट कैथोड, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, और हम लोग पता करेंगे इस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, और वहां से ये पता कर सकते हैं पीएच क्या होगा। देखो एक से कितना सारा बन सकता है। तो चलो एक दो आपके साथ बैठकर डिस्कस करेंगे बेटा, डिस्कस करने के बाद आप लोगों के लिए प्रॉब्लम छोड़ देंगे, ये बैठ के आप लोग सारा बनाओगे। तो फिर से देखो पहला वाला का आंसर बोल क्या होगा, सॉलिड NaCl आंसर होगा ही तो नहीं होगा। नहीं होगा। फ्यूज्ड NaCl का हम लोग देख चुके हैं, है ना। हाँ। अब आप बात करते हैं एक्वस NaCl। तो एक्वस NaCl का मतलब क्या होगा, NaCl टूटेगा Na+ में और Cl- में, और पानी जो है बेटा वो टूटेगा H+ में और OH- माइनस में। अब एक से जब ज्यादा कटायन हो जाएगा बेटा, तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे होता है। अब कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है, तो वो भी सुन लो। यहाँ देखो, लाइक, काना, मीर, अली, जाफर, फील, सम, पावर, हैविंग, चाप, यह है बेटा आपका कोड याद रखने का। अब अगर आप इस सीरीज को ध्यान दोगे तो ये देखो, यहाँ सोडियम बैठा हुआ और यहाँ हाइड्रोजन बैठा हुआ, बोल किसको चांस मिलेगा, हाइड्रोजन। इसका मतलब कैथोड पे कौन जाएगा बेटा, अब कैथोड पे हाइड्रोजन जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बैलेंस करो तो हाइड्रोजन गैस बनकर निकल गया। उसी तरीके से अनायन, अब यहाँ पर देखो अनायन में भी दो दो अनायन है, और अभी जो आपको हम सीरीज दिए ये कटायन का सीरीज है बेटा, ये कटायन का सीरीज है, ठीक है। अनायन का सीरीज ऊपर लिख देते, सुन, सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, ये लोग लगभग सेम प्रायोरिटी मिलता है। उसके बाद आपको प्रायोरिटी मिलेगा बोल रहे, हम भूल रहे, जल्दी बोल, कोई बोलेगा। आपका आगे कौन बोलेगा? OH-। यस, OH- मिलेगा,
फिर Cl Cl minus, माइनस है, Br Br minus, I I minus. तो अब किसको चांस मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू अवर CL को सर क्लोरीन तो यहाँ से चांस मिलेगा, तो अब आ जाओ एनोड पे। एनोड का मतलब क्या होगा बोलो? Cl माइनस, 2 Cl माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन गैस बनकर निकल गया। तो अब देखो सारा आंसर आपको मिल गया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिएक्शन एट कैथोड, तो आपका आंसर ये होगा। रिएक्शन ऑफ एनोड, आंसर ये होगा। प्रोडक्ट ऑफ कैथोड, आंसर ये होगा। प्रोडक्ट ऑफ एनोड, आंसर ये होगा। यहां तक ओके है? हाँ सर। यस सर। अब बताओ कि रिएक्शन में Na+ और H+ में इसको चांस मिला, और Cl माइनस OH माइनस में इसको चांस मिला, Cl माइनस को चांस Cl मिला। minus, तो बोल एट द एंड बचा कौन? OH minus, Na plus. Na plus OH minus आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस आपके पास सॉल्यूशन में NaOH बच जाएगा। तो अगर ये NaOH है तो इसका नेचर क्या हो जाएगा बेटा? बेसिक। और अगर ये बेसिक है तो इसका मतलब इसका pH Greater than 7 7. होगा। greater than 7 पूरा सीरीज समझ में आ रहा है बेटा कैसे करना है आपको? यस सर यस। हाँ सर। ठीक है, लेकिन इसको आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि किस आयन को पहले चांस दिया जाएगा, है ना? जी यस सर ये रहा। आप लोग चाहो इसको नोट करो अभी पहले कटायन के लिए, और इसको अनायन के लिए। इसका प्रॉब्लम देंगे बनाने। चलो तो नोट करते बेटा लोग, फटाफट नोट कर दो। हाँ सर, कर लिए कॉपी। सर हो गया। हो गया नोट? हाँ सर हाँ सर। चलो अब आप लोग को क्या करना है बेटा वो सुनो। अच्छा, उसके साथ साथ आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे बेटा, वो भी सुन लो कि अगर कहीं पे OH माइनस को प्रेफरेंस मिला, अगर Cl माइनस को प्रेफरेंस मिला, तो आप रिएक्शन को कैसे लिखोगे? माइनस इलेक्ट्रॉन Cl, बैलेंस ऐसे होगा। लेकिन अगर OH माइनस आपको मिला तो इसका रिएक्शन लिखने का तरीका सुन लो। 4 OH माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और प्रोडक्ट होगा O2 प्लस 2H2। आपको ये याद रखना होगा। हाँ सर ठीक है, दैट मीन्स अगर आपसे पूछेंगे एनोड का रिएक्शन क्या हुआ, तो ये एनोड का पूरा रिएक्शन माना जाएगा अगर OH माइनस अनायन है तो। और प्रोडक्ट किसको माना जाएगा बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नॉट दिस वन, तो इसमें प्रोडक्ट ऑक्सीजन माना जाएगा। ठीक है, हाँ। ये एक इंफॉर्मेशन दे दी। अब सुनो एक और। अब अगर आप देखोगे यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रोड, और नीचे देखो इलेक्ट्रोड को बदल दिया गया है ना। एक्टिव इससे एक और इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको कि अगर इलेक्ट्रोड बदल रहेंगे तो भी रिएक्शन बदलेगा, खेल बदल जाएगा। तो पहले ऐसा करते हैं कि बिना इलेक्ट्रोड को चेंज किया। सुन लो, इस वक्त आप जो भी इलेक्ट्रोड यहां देख रहे हो, जो आपको हम पर्पल कलर का सर्कल में डाल दिए हैं, ये कैसा इलेक्ट्रोड है बेटा? इसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट। खुद तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो भी रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में वो टेक पार्ट नहीं करेगा। लेकिन अब एक मजेदार चीज देखोगे तो समझ, तो आप ये पूछ सकते कि सर हम लोग कैसे पकड़ें? तो पकड़ने का ट्रिक बता रहे, सुनो। देखो यहाँ पर किस मेटल का सॉल्ट है? कॉपर कॉपर। और यहाँ इलेक्ट्रोड कौन है? कॉपर किस मेटल का सॉल्ट है? सिल्वर। इलेक्ट्रोड
सिल्वर सिल्वर मेटल का सॉल्ट है जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक किस मेटल का सॉल्ट है इलेक्ट्रोड। निकल निकल ऐसे मामले में इस तरह का इलेक्ट्रोड को एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे, नॉट इनर्ट। मतलब दिस इलेक्ट्रोड विल टेक पार्ट इन रिएक्शन। समझे बात बेटा लोग? हाँ सर ठीक है। और ये भी सुन लो बेटा कि आगे चल करके आपको पता चलेगा कि ये जो आखिरी का 4 रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नहीं बल्कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जबकि ये वाला सारा रिएक्शन जो है ये किसका रिएक्शन होगा बेटा? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पकड़ने का भी तरीका देखो, आपके पास अब एक ट्रिक मिल गया कि कैसे समझेंगे कब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रहा है। इलेक्ट्रोड देख के हाँ, इलेक्ट्रोड और उसी मेटल का सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा? हाँ ये सर पकड़ने का तरीका बता दिया। अभी आपको क्या काम दे रहे हो वो सुनो। यहां से लेकर के यहां तक पहले इतना सॉल्व करो, इतना सारा आंसर निकालो। उसके बाद जो जवाब पूछेंगे हमको जवाब देना, अपने रफ कॉपी में निकालो सॉल्व करके, फिर आखिरी का 4 पे बात करेंगे। ठीक है यहाँ तक बेटा लोग? तो हम यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहे बेटा। वीडियो पॉज के साथ साथ आप लोगों को लगभग 10 मिनट का टाइम देते। चलो इस 10 मिनट में बेटा सारा रिएक्शंस लिखो। एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन, एनोड का प्रोडक्ट, कैथोड का प्रोडक्ट। घर में बैठ करके चार्ट बनाते रहना। फिलहाल अभी रेडी करो और नेचर क्या होगा, पीएच क्या होगा, वो सब निकालो। समझ में आया बेटा लोग आप लोग को? हाँ सर ओके सर। तो बेटा पहला का अगर आपसे पूछेंगे बोलो प्रोडक्ट एट एनोड। H2 ये तो होगा ही नहीं बेटा, पहला का बात करें, ये नहीं होगा। हाँ नहीं होगा इसमें बेटा बोल क्या होगा? उसका है ही सोडियम और Cl2 क्लोरीन गैस। एक्वस में होगा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस नेचर इसका क्या होगा? बेसिक, pH greater than 7 है ना? greater than 7 अच्छा फ्यूज्ड NaOH बोलो। सोडियम मिलेगा, सोडियम ऑक्सीजन मिलेगा। और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन एक्वस NaOH हाइड्रोजन मिलेगा। सोडियम हाइड्रोजन और H2 और O2 ऑक्सीजन मिलेगा। जी सर। greater than 7। यहाँ बोल H2 and Cl2 Cl2 मिलेगा। सर H2 और Cl2 हाँ सर। यहाँ बोल H मिलेगा और O O2 और H2 Ag मिलेगा सर, O मिलेगा। Ag and कॉपर और ऑक्सीजन। हाँ सर। कॉपर और copper ऑक्सीजन। and हाँ oxygen कॉपर Copper and ऑक्सीजन chlorine क्लोरीन। हाँ yes sir यहाँ पे बोल nickel निकेल होगा सर और हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन होगा। होगा। निकेल हाइड्रोजन के ऊपर होता है। हाइड्रोजन के नीचे बेटा खाली याद रखना, सुन, हाइड्रोजन के नीचे याद रखना चाप। हाइड्रोजन के नीचे चाप, हाँ चाप याद रखेगा, चाप। यस। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड गोल्ड, प्लैटिनम गोल्ड प्लैटिनम। है। यहाँ तक ओके है बेटा लोग? हाँ जी sir सर। यस सर। अब आगे का देखो, अब इसका देखो, ये देखो, अब ध्यान से सुनना। अगर इसका बात करते बेटा तो आपके पास क्या है? आपके पास CuSO4 है और CuSO4 में एक्चुअली क्या है आपके पास? आपके पास Cu2 Cu2 plus SO4 सुनो पहले ध्यान से समझो इसका कंसेप्ट को। और आपके पास कौन है? कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर खुद है यहाँ पर। जब ऐसा मामला होना बेटा तो याद रखना कि सिर्फ 2 ही स्पीसीज है जो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, एक आयन और दूसरा इलेक्ट्रोड खुद। 2, बस यही 2 काम करेगा। अब ये बनाओ एनोड और कैथोड का रिएक्शन देखो इसमें कैसे करना है। वहां तो आप रिएक्शन कैसे किए? वहां आप रिएक्शन किए कैसे बेटा? वहां पे आप रिएक्शन किए कि कौन कैटायन है, कौन एनायन है, कौन पॉजिटिव में जाएगा, कौन नेगेटिव में जाएगा, यही है ना? हाँ सर यहाँ का हाँ, रिएक्शन का नियम सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ का नियम बेटा ये है कि आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रूल फॉलो करेगा। बोलो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? oxidation ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? लॉस ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन माने गेन ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Loss of electron. अब सोच लॉजिकली, Cu2 प्लस Cu कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? Cu, कॉपर, तो इसका मतलब कॉपर एनोड की तरफ जाएगा। ये और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। हाँ अच्छा। कॉपर, रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। यानी एनोड Copper का रिएक्शन देखो कैसे लिखेंगे। एनोड का रिएक्शन होगा ये कॉपर विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव यू Cu2 प्लस। और कैथोड का रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन जाएगा? Cu2 प्लस जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu, यानी कि कैथोड का प्रोडक्ट कॉपर होगा और एनोड का प्रोडक्ट Cu2 प्लस होगा। ये नियम को फॉलो करके बाकी 3 बनाओ तो बेटा लोग। चलो अरे ओरली बनेगा, बनाना ऐसी। हो गया सर। बोल AgNO3 के मामले में कैथोड पे क्या होगा? वो Ag प्लस Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा? Ag प्लस होगा तो एनोड silver- पे, मतलब एनोड पे तो एनोड Ag प्लस और कैथोड Ag तो मेटल। Ag हाँ। डिपॉजिट होगा। Ag, उसी तरीके से Ag। देखो Zn2 प्लस और Zn होगा, हाँ हाँ Na2 सर। प्लस और Na होगा। समझ में आया रे तुम लोग को कंसेप्ट? yes हाँ sir, हाँ सर। ये तरीका से बेटा आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अगर आपसे पूछा गया क्या आएगा, ठीक है? जी सर एक सर। सवाल था, वो हाँ, आपने NiNO3 होल ट्वाइस जो इनर्ट इलेक्ट्रोड में था उसका प्रोडक्ट एट कैथोड नहीं बोला सर, वो मतलब क्या ऑक्सीजन होगा या क्योंकि Ni3 माइनस डिपॉजिट होगा? Na3 नहीं बेटा, 3 माइनस नहीं होगा, 2 होगा वो। हाँ NO3 Na2 2 होता माइनस, है। हाँ तो क्या प्रोडक्ट होगा? NO3 2 माइनस जाएगा तो उससे क्या प्रोडक्ट कहाँ होगा पे उससे? किसमें बात कर रहा है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। हाँ last product, aqueous NiNO3 होल ट्वाइस प्लैटिनम और आपको निकल 2 प्लस और हाइड्रोजन प्लस में झगड़ा होगा तो हाइड्रोजन को चांस मिलेगा, हाँ वो तो ठीक है। और NO3 माइनस और OH माइनस में OH माइनस को चांस मिलेगा, तो अच्छा हाँ हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा। ओके सर। चलिए, तो ये भी आपको हम ये सिखा दिए बेटा कि कौन जो है कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा। अब आते हैं फैराडे का लॉ पे। हमारे पास 2 लॉ है बेटा, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है? देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, पहले यही समझाते सुनो। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे जितना चार्ज सप्लाई करेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तैयार होगा। 2 टर्म है बेटा। फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैंग्वेज समझो। जितना ज्यादा आप चार्ज सप्लाई करोगे, व्हाट इज क्यू हेयर? चार्ज charge, और ये चार्ज सप्लाई कहां से होगा? सर ऑफ कोर्स जो सोर्स बैटरी से। battery sir, तो इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा। अब अपने अपने इलेक्ट्रोड पे जो भी डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, डिपेंडिंग कि वो सॉलिड है या गैस है, ठीक है, उसका जो वेट होगा वो डायरेक्ट, यानी चार्ज जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उतना ज्यादा। तो यहाँ पर याद रखना लैंग्वेज क्या है, यहाँ W को रिप्रेजेंट किया जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इलेक्ट्रोड, और Q का मतलब होगा अमाउंट ऑफ चार्ज। यहां से लॉ क्या बन गया? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगेगा बेटा, उस कांस्टेंट का नाम है Z, जहां पे Z को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इस फॉर्मूला का कुछ मॉडिफिकेशन देखो। क्या आप लोग को पता है Q का मतलब करंट इनटू टाइम होता है? आपको हाँ पता है सर। Q का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इनटू into चार्ज। 8। इसके हिसाब से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ZIT या ZNE। देख तो समझ में आया? हाँ सर। तो पढ़ कर देख पहला लॉ। हाँ सर। हाँ सर समझ गया। अब इसको पढ़ो।
हाँ सर। ठीक है, अब आते बेटा हम लोग सेकंड लॉ पे, फैराडे सेकंड लॉ। ध्यान से देखिएगा। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या वो कैरेक्टरिस्टिक होता है सेटअप का? हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z वो कांस्टेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता है सेटअप का? हाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से सुनना। आपको हम दो कंडीशन दे रहे बेटा, ध्यान से सुनना, तब आपको ये समझ में आएगा कि सेकंड लॉ का जरूरत क्यों पड़ा और कब फर्स्ट लॉ इस्तेमाल करना, कब सेकंड लॉ इस्तेमाल करना, आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, मान लो आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं NaCl का, सॉरी, दूसरा कंडीशन, अगेन आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो NaCl का, इसमें 10 कूलम चार्ज दिया, इसमें 100 कूलम चार्ज दिया, बोल सोडियम ज्यादा कहाँ मिलेगा? जहाँ पर दूसरे 100 कूलम चार्ज 100 ज्यादा। कूलम, है ना? अच्छा, एक अब ये था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ का देखो, आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे किसका? NaCl का, 10 कूलम इलेक्ट्रिसिटी दिए। अब आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस की CuCl का, 10 कूलम इलेक्ट्रिसिटी दिए, 10 कूलम। अब ज्यादा कौन मिलेगा, सोडियम या कॉपर? ये जब क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंस पकड़ तो दोनों कंडीशन में क्या है। तो देखो नीचे वाले में देख तो इलेक्ट्रोलाइट सेम है, हाँ सर। चार्ज जी, सर। डिफर कर रहा है ना। चार्ज डिफरेंट। ऊपर वाले में इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है, Electrolyte सेम चार्ज है अलग है। सर, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट सर। ऊपर में चार्ज कांस्टेंट है। कांस्टेंट है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट डिफर कर रहा है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट। तब आपका सेकंड लॉ का जरूरत पड़ेगा। और सेकंड लॉ ये बोलता है कि जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा वो ज्यादा डिपॉजिट करेगा। क्या बोलता है, पढ़ो इसको। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू whom? केमिकल इक्विवेलेंट। एंड व्हाट इज द दूसरा नाम ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट? ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंट वेट, जो आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे। और याद करना, क्लास 11 में बेटा इक्विवेलेंट वेट पढ़ाने के टाइम पे सेकंड लॉ ऑफ फैराडे से लेकर के आपको बोले भी थे कि W1 by W2 हाँ सर। इक्वल्स टू E1 by equal to E1 by E2. तो यही फॉर्मूला E1 हुआ ना by- बेटा, हाँ आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो याद रखना W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये फर्स्ट लॉ है। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड लॉ है, और सेकंड लॉ में Q को कांस्टेंट रखना है। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, Q कांस्टेंट होगा। यहां तक समझ में आया बेटा लोग? यस सर। हाँ सर। हाँ तो ये भी पढ़ लो। पढ़े बेटा लोग? हाँ सर। अब देखो क्या है, अब कुछ रिलेशंस आएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है। किसके बीच में रिलेशन पूछा, पढ़ो तो। इक्विवेलेंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट माने E और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट माने Z। E और Z के बीच में रिलेशन पूछा, यही है ना? हाँ सर। अब देखो इसका रिलेशन क्या है। अच्छा पहले नीचे देखो, तो लिख सकते हैं W1 by W2 इज इक्वल्स टू Z1 by Z2 हाँ फ्रॉम सर। फर्स्ट लॉ। हाँ सर। फर्स्ट लॉ में क्या था, W इक्वल्स टू ZQ। हाँ सर। तो बोल तो ये रिलेशन कब बनेगा, जब हम Q को कांस्टेंट रखेंगे, जब Q कांस्टेंट है। तभी ना W1 by W2 इक्वल्स टू Z1 by Z2। और सेकंड लॉ में तो बाय डिफॉल्ट Q कांस्टेंट है, तो वहां से क्या मिला, W1 by W2 इक्वल्स टू E1 by E2। E1 by E2। तब सोचो अगर W1 by W2 Z1 by Z2 के बराबर है और W1 by W2 E1 by E2 के बराबर है, तो इसका मतलब E1 by E2 और Z1 by Z2 बराबर होगा, यानी दोनों प्रोपोर्शनल होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है F, जहां पर F का नाम क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रिलेशन समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉ, दोनों लॉ को कंबाइन कर रहे हैं बेटा। और सुन ले, तेरा 99% प्रॉब्लम इसी से सॉल्व होगा, जो फॉर्मूला भी दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि बेटा इसमें दोनों लॉ आ जा रहा है, इसलिए आप बिंदास जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो होता क्या, यहाँ देखो, फर्स्ट लॉ कहता है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, सेकंड लॉ कहता है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो इन दोनों को मिला करके क्या बोल सकते हैं बेटा, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना? और इसके लिए जो कांस्टेंट पाया गया बेटा, कांस्टेंट है 1/F, यानी कि ये आपका, तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा आपका। ठीक है यहां तक?
हाँ हाँ सर। अब चलो इस फॉर्मूला को दोबारा समझते हैं। यहाँ देखो, यहाँ तक तो आ गया बेटा, है ना? देखो तो यहाँ तक ओके है। अब देखो तो Q की जगह ये बैठा सकते हैं, IT। है ना? ITE, हाँ Q की जगह ये बैठा सकते हैं। हाँ सर। NE। अब याद करो क्लास 11 में आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। बैलेंस। हाँ सर। तो देखो तो E की जगह पर ये बैठा सकते हैं। देखो कितना सारा हाँ फॉर्मूला सर। बन सकता है। तो आपका मेन फॉर्मूला बेटा ये है, मदर फॉर्मूला, बाकी सब उसका मॉडिफिकेशन है। ये देख लो, नजर दौड़ा लो, कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं सर। क्लियर है बेटा? हाँ सर। जी हाँ सर। सर। अब सुनो, अब जो चीज बताने जा रहे बेटा, ध्यान से सुनना, एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। इस कंसेप्ट से आगे चल के कंपेटिटिव लेवल का बेटा कई क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? और वैसे ये कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको हम क्लास 11 में भी दिए होंगे, लेकिन बेसिकली याद होता नहीं इस बच्चे लोगों को। यहाँ देखो क्या है बताने जा, ध्यान से सुनना। आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखने, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है, अगर आपसे कहा जाए कि 23 ग्राम सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्यू का वैल्यू क्या होगा? तो चलो तो इस फॉर्मूला से सॉल्व करते। क्या मांगा? क्यू। तो अगर क्यू है तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WF/E। 1 फैराडे। यही होगा? हाँ चलो सर। सॉल्व करते हैं। बोल क्वेश्चन में W का वैल्यू कितना है? 23 23। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना होता है बेटा? 23 23। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? 1 फैराडे 96500 96500। यही होगा? यस सर। अगला हाँ, क्वेश्चन, सर। फिर से देखो एक क्वेश्चन। अगर आपसे बोला गया 12 ग्राम मैग्नीशियम को डिपॉजिट करना है, क्यू का वैल्यू क्या होगा? चलो पुट करते हैं। W का वैल्यू बोल 12। 12। हाँ अब हाँ, आप में से सर। कौन बताएगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम? 12 12। सर 12। तो बोल क्यू का वैल्यू क्या आएगा? F आएगा, 1 फैराडे। हाँ सर। है ना? तो इससे क्या पता चल रहा है? अब एक और लैंग्वेज पे ध्यान दो, क्लास 11 का लैंग्वेज पे ध्यान दो। अगर आपसे पूछेंगे बेटा कि 1 इक्विवेलेंट सोडियम का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 23 ग्राम सोडियम। 23 ग्राम। अगर आपसे Yes, पूछेंगे एक इक्विवेलेंट मैग्नीशियम का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 12 ग्राम 12 मैग्नीशियम। 12 ग्राम। मैग्नीशियम। अब अगर आपको हम बोलेंगे एक इक्विवेलेंट कोई भी सब्सटेंस हो, उसके लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 1 तो फैराडे। आंसर होगा F। 1 फैराडे। हाँ, ऑलवेज। समझ आया? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। पढ़ो इसको, यही समझाए बेटा, पढ़ो इसको। हाँ सर। हाँ सर। तो अब एक और चीज याद रखना कि 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। अब इसको पढ़ो क्या बोल रहा है। Quantity of charge carried by 1 mole of electron. हाँ, अब इस कंसेप्ट को समझो। बोलो व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? 1.602 1.6 -19 कूलम। हाँ हाँ सर। तो एक मोल का कितना हो जाएगा? 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। यही होगा ना? यस सर। अब Yes, इसको sir. सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 96500। फैराडे। 1 फैराडे। इसका मतलब Yes, sir. एक फॉर्मूला बन रहा, फॉलो करना। इसका सिंबल E, इसका सिंबल Na, Na. इसका सिंबल F। तो एक फॉर्मूला और बन गया, देख। Yes हाँ sir. सर। आया बात समझ में बेटा लोग? Yes sir. हाँ सर। यही सब चीज बेटा यहाँ पर लिखा हुआ आपके नोट्स पे। अब एक और टर्म आता है, इसका मतलब क्या बेटा? करंट। Efficiency. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? वो टोटल रिएक्शन करने में कितना करंट लगा आउट ऑफ द ये फंडामेंटल है बेटा एफिशिएंसी का, रट जाओ। हमेशा बोलते हैं ना, हर एक का फंडामेंटल होता है जो रटा हुआ होना चाहिए। एफिशिएंसी बोलने का मतलब ये होगा आउटपुट बाय इनपुट, यस सर। है ना? आप कितना इनपुट दिए और आपको आउटपुट कितना मिला, आप कितना एफर्ट दिए पढ़ने में, आपका रिजल्ट कितना है, वो आपका एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक? हाँ सर। अब यहाँ पर बेटा
कितना करंट आउटपुट हुआ, कितना करंट इनपुट हुआ, ये आपका एक फॉर्मूला होगा करंट एफिशिएंसी का। या एक्सपेरिमेंटली मास कितना डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ। डिपॉजिट याद रखना तब वर्ड यूज करते जब कोई मेटल या सॉलिड होगा, लिबरेट तब यूज करते जब कोई गैस होता है या नॉन मेटल Gas. होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। क्यों है ये सब फॉर्मूला दिखा रहे हैं अभी समझ में आएगा। अब आप खेला यहाँ से शुरू होता है। तो बेटा सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ फॉर्मूला का लिस्ट दे रहे, उसको नोट कर लो। W इक्वल्स टू QE बाई F, ये नोट करके रखो। और E का मतलब A बाई V होता है, ये नोट करके रखो। एंड आई होप बाकी सब आपको पता, और किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी से देख सारा प्रॉब्लम बनता चला जाएगा। नोट कर ले रे, कर लिया? हाँ सर। चलो हाँ, सर। पहला प्रॉब्लम पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, क्या मांगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सब पढ़ के बताओ तुझे। सर मास मांगा है, एटॉमिक मास W कर इक्वल टू दिया। IT बाई F। मतलब W मांगा है। हाँ, W मांगा है, हाँ, W इक्वल टू IT E बाई F, वो फॉर्मूला। चलो बैठा सॉल्व करो, चलो लगो। जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो बेटा सेम प्रॉब्लम आपके स्कूल एग्जाम में पूछेगा, बस फर्क वही होगा, वहाँ ऑप्शन नहीं होगा। बोलो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बोल बेटा। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऑप्शन बी बॉम्बे। सर ऑप्शन बी 2.4। चलना मांगा क्या, W मांगा है ना। हाँ, हाँ सर। W इक्वल्स टू I कितना दिया बेटा, 4 I into 4 into 10 to the 4 power into 10 power 4। T Time. कितना दिया है, 6 Six hours। plus into 6 into 6 into 60 into 60। 60। 3600 हाँ, हाँ है ना। हाँ, E एल्यूमिनियम का E कितना होता है बेटा, 27। 9। एल्यूमिनियम का होता है 9। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 होता है, वैलेंसी 3 होता है, तो इक्विवेलेंट वेट 9 होगा यस सर। बाई 96500, यही होगा ना कैलकुलेशन। हाँ सर, हाँ सर। तो चलो तो करके देखो ना क्या आ रहा, अब करो, देखो ये आएगा, करके देखो ये आ रहा है कि नहीं। चलो हाँ, ए से बारिश, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। सर 30 सेकंड ए होगा। 30 सेकंड सर, ए अहमदाबाद। ए ऑप्शन है। कोई डाउट? नहीं ना सर। नहीं सर। ये देखो आगे एक क्वेश्चन करंट एफिशिएंसी का आया ना बेटा।
हाँ सर। सबसे पहले आपका काम क्या, ध्यान से सुनो, जो भी डेटा है वहां से आई का वैल्यू पता करो। देखो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी एक आई का वैल्यू दिया हुआ है, ये वो वैल्यू है जो आप Input. सप्लाई करोगे, मतलब ये इनपुट हो गया। हाँ। आप पता करो बाकी डेटा से आई का वैल्यू कितना, वो आउटपुट होगा, उसके बाद परसेंटेज निकालो। चलो तो लगो काम पे बेटा लोग। सर ऑप्शन बी बॉम्बे होगा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर, बॉम्बे। ऑप्शन बी। हाँ देखो सर। ना, जो लोग नहीं बना पाए, यहाँ देखो बेटा कैसे करना है। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, W इक्वल्स टू आई टी ई बाई एफ। यहां से बेटा अगर आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W F बाई टी ई। अब आई के लिए वैल्यू पुट कर, W का वैल्यू कितना पुट करेंगे बेटा, 3 ग्राम, 96500। टाइम कितना दिया क्वेश्चन में, 2 घंटा। 2 घंटा का मतलब 2 इंटू 3600। और इक्विवेलेंट वेट कौन है, कॉपर, तो कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5, और यहाँ से कॉपर 2 प्लस है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 31.75। ये जो सॉल्व Yes. करोगे ये क्या निकलेगा, आउटपुट, और इनपुट है 3, तो जो आउटपुट निकलेगा बाई 3 करो, इंटू 100 करो, ये आपका आंसर होगा। चेक करो आप। हाँ सर। ठीक है बेटा लोग, आगे बढ़े। जी सर। चलो अब अगला देखो क्या है, सॉल्व करो। सर दिल ऑप्शन डी सर दिल्ली। ऑप्शन डी दिल्ली। सर ऑप्शन डी। दिल्ली दिल्ली। सबका दिल्ली आ रहा है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर जी डी। सर। यहाँ क्या करो, जाओ दिल्ली जाओ। जाना तो है सर। अगला क्वेश्चन, सर ऑप्शन बी।
सर ऑप्शन बी बॉम्बे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर बॉम्बे। बॉम्बे बॉम्बे। क्लास 11 का कंसेप्ट चल देखिए कौन बताएगा। बोल बेटा। Cr2O7 when converted to Cr3 plus what is the n factor? बोले थे रट के रखना इसका n factor 6। और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद कर, फॉर्मूला पढ़ाया था n मॉलिक्यूलर वेट factor number of moles। मॉलिक्यूलर वेट हाँ 5। सर। हाँ सर हमारे क्वेश्चन पे हाँ, कितना सर। मोल बोला? 1 मोल। 1 मोल। इसका मतलब इक्विवेलेंट 6 निकला। और थोड़ी देर पहले प्रूफ किए थे बेटा 1 फैराडे का मतलब 1 इक्विवेलेंट। तो मेरे पास 6 इक्विवेलेंट मतलब 6 फैराडे। हाँ हाँ फैराडे सर। कौन होगा हाँ बेटा? सर ऑप्शन ऑप्शन 9650। ऑप्शन डी होगा आपका। ठीक है ये। हाँ यस चलो सर। अगला हाँ, सर। क्वेश्चन। सर ऑप्शन ए। बोल शुरू। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन सी। क्लास शुरू। 9 बजे तक चलेगा फ्राइडे है ना। ये तुम्हारा अभी क्या मतलब आगे का भी क्या प्रोग्राम है? क्वेश्चन में बोला 3 फैराडे हाँ माने 3 इक्विवेलेंट। यस हाँ सर। ठीक। अच्छा अब बताओ 1 इक्विवेलेंट कॉपर माने कितना? सॉरी कौन है? एल्यूमिनियम, कॉपर और सोडियम, यही है ना? हाँ हाँ सर जी सर। अब पूछा क्या है इसका अमाउंट? किसमें? मोलर रेशियो में, यही है ना? हाँ यस सर। सर तो चलना खेला खेलते। बोल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था बेटा? बोल n फैक्टर इनटू मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट बाय n फैक्टर, यही है ना? हाँ सर चलो सॉल्व करते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, फॉर्मूला क्या था? बोल अभी अभी क्या लिख करके दिखाया आपको? n फैक्टर बाय बाय एन। सॉरी इक्विवेलेंट बाय n फैक्टर इक्वल्स टू मोल, यही था ना? तो बोल इक्विवेलेंट कितना होगा? 3। अरे क्वेश्चन में तो 3 फैराडे बोला मतलब 3 इक्विवेलेंट। हाँ 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 सर सर। इक्विवेलेंट 3 होगा, इसका भी इक्विवेलेंट 3 होगा। बोल एल्यूमिनियम का n फैक्टर कितना होता है? 3। 3 यहाँ पे n फैक्टर का मतलब इसका वैलेंसी हो जाएगा। कॉपर का 2, सोडियम का 1। हाँ बोल 1 आंसर क्या हुआ? 1:1.5 ऑप्शन सी। हाँ सर सी। होगा सी। चेक कर एक बार। हाँ सर समझ में आया किस कंसेप्ट? देख समझ में, देख कितना जल्दी सॉल्व हो गया। अगर बेटा ये सब चीज देख अब याद करो तो आप लोग को याद करो, हम क्लास 11 में पढ़ाने का टाइम बोले थे कि बेटा n फैक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत जगह पे जरूरत पड़ेगा। क्लास 11 में ये भी बोले थे पकड़ कर रख, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगा। देख दोबारा आ गया। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, दूसरे एंगल से पूछा। चल इस बार तुम लोग सॉल्व करो। बोलो सर ऑप्शन ए 108, 29.5 और 17.3। सर ऑप्शन ए। चलो देखते हैं। बोलो
1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी 1 इक्विवेलेंट सबके लिए है सबके ना? लिए। हाँ सर। अच्छा हाँ। हाँ सर और बोला किसमें सिल्वर में, तो इसका मतलब 1 इक्विवेलेंट सिल्वर हाँ वो 108 होगा, 108 है, ठीक है, सिल्वर का 108 आएगा। निकल, निकल का कितना दिया बेटा 59 और यहाँ 2 है 59. 59/2 हो जाएगा। 29.5. 29.5. और क्रोमियम का कितना दिया बेटा 52/3, 2/3। तो आंसर देखो तो ये आएगा। 17 point. हाँ, Yes, option sir. A. पढ़ो इसको। Sir, 6.35 gram. Option B. यार और कोई आंसर बेटा? सर बी Sir, बॉम्बे। बॉम्बे बॉम्बे। बॉम्बे आ रहा है? हाँ यस सर। चलो चेक करते हैं। देख, अगर ये बोर्ड एग्जाम होगा तो आपको स्टेप दिखाना होगा, लेकिन कंपेटिटिव एग्जाम होगा तो देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी कैलकुलेट होगा। बोल कितना हाइड्रोजन लिबरेट हुआ बेटा? 2.24 लीटर। 2.4 लीटर। लीटर क्या आपको पता व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन? 11.2 11.2 liter. है ना? अबे लॉजिक यूज करना, बोलना व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। जवाब दो। 2 सर 2। 1 1. यस सर। है ना? इक्विवेलेंट जी, वेट सर. ऑफ हाइड्रोजन 1। तो हम लोग जानते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम का 11.2 लीटर, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा 11.2 लीटर, यस सर। है ना? हाँ So जी, sir. 11.2 liter equals to 1 equivalent. So 2.24 liter equals to how many equivalent? 0.2. इक्विवेलेंट 0.2 equivalent. यस सर। इसका मतलब कॉपर कितना बनेगा? इतना ही बनेगा 0.2 equivalent. हाँ, बिल्कुल। 3.5 और by. कॉपर का इक्विवेलेंट कितना होता है? 31.75 into 0.2 हाँ, करते देखिए आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट बनेगा। यस सर। ठीक है यहाँ तक? बिल्कुल। जी, sir. आप लोग का ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोट्स भेजे बेटा? नहीं भेजे ना शायद? हाँ सर भेज दिए भेज दिए सर आप। भेज दिए तो बढ़िया, फिर लग जाइए काम हाँ पे। सर आज का हाँ। क्लास जहां तक पढ़ा है बेटा वहां तक तैयारी कीजिए। अगला क्लास देखो क्या पढ़ने वाला है। रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, अगला क्लास। ठीक है, तो आपको हम जैसे बोले थे बेटा कि हमारे इस चैप्टर को 4 हिस्से में बांटेंगे। 4 हिस्से में से पहला हिस्सा कंप्लीट कर लिए बेटा, अगला पार्ट अगले क्लास में होगा। टिल हियर आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। ठीक है? हाँ सर। ठीक है सर।